बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर एनडीए ने जिस तरह से हल्ला बोल किया था, नीतीश कुमार की जातीय जनगणना पर सवाल खड़े किए थे। जब वो विपक्ष में थी, जब भाजपा विपक्ष में थी, तब उन्होंने नीतीश कुमार की जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी सवाल किए थे। लेकिन अब एनडीए ने जातिगत जनगणना कराने को लेकर पूरे देश में इस बात की एक बहस छेड़ दी कि आखिर में एनडीए को जातीय जनगणना कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर एनडीए के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुपौल से जो खबर आ रही है उसमें एनडीए की एक प्रेस वार्ता होती है जिसमें जातीय जनगणना को ऐतिहासिक बताया जाता है। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, जिसे भेजा है सुपौल के हमारे संवाददाता अरमान ने। अरमान बताते हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर एनडीए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने सामाजिक न्याय की दिशा में इस कदम को उन्होंने एक ऐतिहासिक पहल बताया। जदयू प्रदेश प्रवक्ता मनीष कुमार ने कहा कि ये कदम समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाएगा और समान अवसर सुनिश्चित करेगा। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने कल उत्साह मार्च भी निकाला था जिसमें लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। मनीष कुमार ने कहा कि सरकार का ये कदम बड़ा और साहसिक कदम। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि सभी वर्गों को उनकी वास्तविक जनसंख्या के आधार पर समान अवसर और अधिकार मिले। जातीय जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस बारे में सुनते हैं अरमान ने जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है, उसमें प्रदेश प्रवक्ता मनीष कुमार से, जो जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं मनीष कुमार, उनसे जो बातें की है वो आप सुनिए। के कार्यालय में एनडीए की प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में जनता दल यू के जिला अध्यक्ष माननीय राजेंद्र बाबू, बीजेपी के जिला अध्यक्ष माननीय नरेंद्र कुमार ऋषि जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्मपाल मेहता जी, हम पार्टी के चक्रधर ऋषिदेव जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चंदन बागची जी प्रदेश महासचिव, और इस कक्ष में भगवान बाबू, महेंद्र जी, जगदीश बाबू, ओम बाबू, बबलू मंडल जी, भगवान बाबू और जो भी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सबसे क्षमा चाहता हूं। और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सब जानते होंगे कि अब अभी कुछ दिन पहले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में ये निर्णय लिया है कि पूरे देश में अब जातिगत जनगणना कराई जाएगी। हम सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों की ओर से और अपने पार्टी जनता दल यू की ओर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी 1990 से लगातार संघर्ष कर रहे थे, वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 1994 में सदन के अंदर वो बहुत ही बारीकी तरीके से बात रख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 1931 के बाद देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई, एक बार देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। किसकी कितनी जाति की संख्या है सबको पता चल जाएगा और उस हिसाब से उन्हें आरक्षण का लाभ मिल जाए। हमारे नेता हमेशा प्रयास किए। जब हमारे नेता को बिहार में मौका मिला तो पूरे देश में बिहार पहला राज्य बना कि पंचायत चुनाव में और नगर चुनाव में महिला को 50% आरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरी में लड़कियों को 35% आरक्षण, अति पिछड़ा को आरक्षण, दलित को आरक्षण। और उसके बाद 2019-20 में हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातिगत गणना कराने के लिए प्रस्ताव लाया विधानमंडल में और सर्वसम्मति से पास कराया। उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए और
हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने 2022 के मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया जून 2022 में कि बिहार में हम जातिगत गणना कराएंगे, और नीतीश कुमार जी ने कराया। बिहार ने पूरे देश को रास्ता दिखाया। बिहार केवल गणना कराया ही नहीं, गणना कराकर उसका डाटा भी प्रकाशित कराया, और जो हमारा आरक्षण का दायरा था उस दायरा को भी 50% से 65% हमारे नेता ने किया। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार जी ने 9वीं अनुसूची में डालने के लिए कैबिनेट से पास कराकर देश के केंद्रीय सरकार में उसे भेजा गया। लेकिन बीच में ही चुनाव होने के कारण वो थोड़ा विलंब हो गया और कुछ लोग पटना हाईकोर्ट चले गए और उस बढ़े हुए कानून को रद्द कर दिया गया। लेकिन हमारे नेता वही नहीं रुके, तुरंत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील में गए और बिहार सरकार लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आज जो हमारे नेता ने बिहार में कर दिखाया, अब देश उसे अपना रही है, तो कुछ लोग क्रेडिट लेने के लिए होड़ लगाए हुए कह रहे कि हमारे दबाव में हो गया, हमने संघर्ष किया, हमारे पिताजी ने संघर्ष किया। अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि हमारे दबाव में हो गया। अरे भाई, इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने नेतृत्व किया। जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी जी बने, नरसिम्हा राव बने, मनमोहन सिंह बने, लेकिन किसी को भी जातिगत जनगणना याद नहीं है। यहां तक कि मंडल आयोग का गठन जब 1979 में किया गया तो कांग्रेस ने नहीं किया। 1980 में जब रिपोर्ट आया तो इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी और एक नारा दिया, जात पर न पात पर, वोट लगेगा अपनी हाथ पर। और जातिगत जो मंडल आयोग का जो रिपोर्ट आया था उसे कूड़ा के डब्बा में फेंक दिया। तो जो कांग्रेस पिछड़ा का हमेशा विरोध किया, पिछड़ों को रोक कर रखा, अब राहुल गांधी जी कह रहे कि हमारे संघर्ष से हो गया, हमारे दबाव से हो गया। अरे भाई, आपको दबाव देने का क्या प्रयास करना पड़ गया? आप लंबे समय तक नेतृत्व कर रहे थे, उसी समय कर देना चाहिए था। तो क्या उस समय आपके कलम में इंक खत्म हो गई थी? तो उस समय तो किए नहीं। जब हमारे नेता ने देश को राह दिखाया और देश के प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं तो आप क्रेडिट लेने के लिए आ गए। अब उसके बाद भाई तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारे पिताजी का संघर्ष। अरे भाई, आपके पिताजी 15 वर्षों तक बिहार में नेतृत्व किए। देश में जनगणना छोड़ दीजिए, जो काम नीतीश कुमार जी ने सर्वे कराया बिहार में, वही काम आदरणीय लालू जी करा देते। तो उस समय तो परिवार के आरक्षण के फेरा में घूम रहे थे कि हम अगर भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए तो अपने पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। तो जो आज देश में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय हमारे नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो गणना कराया और देश के प्रधानमंत्री जी कराने का जो निर्णय लिया है, वो पूरा का पूरा श्रेय हमारे नीतीश कुमार जी का है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन जो झूठी श्रेय लेने का ये प्रयास कर रहे हैं, देश और राज्य की जनता देख रही है, इन्हें करारा जवाब भी मिलेगा और राज्य और देश की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। लालू जी तो रेल मंत्री बने थे, तो उस समय तो नौकरी लो जमीन दो, नौकरी लो जमीन दो, इस चक्कर में लगे थे। अरे भाई, उसी समय करवा लेते ना। अगर उस समय कांग्रेस नहीं कर रही थी तो आप रेल मंत्री से इस्तीफा दे देते कि अगर आप सच में करवाना चाहते थे, इतना आप दबाव देना चाहते थे तो उस समय दबाव देके करवा लेते। तो उस समय तो नौकरी लो जमीन दो, नौकरी लो जमीन दो कर रहे थे। इसलिए आज हम यही कहने आए हैं सुपौल में ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया और बिहार में जातीय जनगणना सुचारू रूप से कराकर प्रकाशित कर नीतीश कुमार जी ने देश को ये संदेश दिया कि देश स्तर पर भी जातीय जनगणना हो। उसके बाद हम लोग के राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विगत 26, 27, 28 के शिविर में दूसरा मांग हम लोगों का था, प्रस्ताव था कि देश में जातीय जनगणना हो। उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करवाया। 28 अप्रैल को पारित हम लोगों का प्रस्ताव हुआ और 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जातीय जनगणना देश में कराने का निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय लिया। और ऐतिहासिक इसलिए भी, आज भी आज़ादी के वर्षों बाद भी भारत देश में
कई सामाजिक समूहों के लोग, खासकर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, आज भी गैर बराबरी में है, बराबरी का दर्जा उसको नहीं मिल पाया है। निश्चित रूप से जातीय जनगणना होगा, सभी समाज के सामाजिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप की गणना सरकार के पास रहेगी, तो निश्चित रूप से भारत सरकार उस समाज को किस स्तर पर है वहाँ से बराबरी में लाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास सरकार के द्वारा की जाएगी। दूसरी बात, आज कई पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग भी होड़ लगी हुई है कि हम मेरे दबाव में, मेरे कारण आज ये जातीय जनगणना का घोषणा हुआ। मैं बताना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक देश में कांग्रेस पार्टी का राज रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज तक जातीय जनगणना को नहीं करा पाया। लेकिन आज़ादी से पूर्व देश में जातीय जनगणना होती थी और कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना नहीं करा पाया। तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन, ईडी गठबंधन के लोगों के लिए ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ही था, न कि इसका समाधान चाहते थे। समाधान चाहते तो निश्चित रूप से कब का जातीय जनगणना हो गया होता और देश में कई समाज के लोग जो आज भी गैर बराबरी में है वह कब का बराबरी में आ गया होता। बस यही इस कॉन्फ्रेंस में हम की तरफ से तमाम एनजीओ के लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, कहना चाहता हूँ, आज़ादी के 78 वर्ष बीत गए और 78 वर्ष बीतने के बाद देश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के सरकार ने वंचित और दलित और पिछड़ों को माने ठगने का काम किया और वे विकास के काम करने के लिए कोई नहीं चाहते। आज जो जनगणना की सवाल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है, यह गरीबों के हित के लिए। अगर 20 साल 25 साल पहले अगर कांग्रेस की जब सरकार थी, अगर उठाता है उस सवाल को, तो आज कोई भी वंचित समाज पीछा नहीं होता, आगे होता। आज जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ते कि हम लोग आगे आते, तो आगे का मौका ही नहीं था, क्योंकि जो है जातीय जनगणना नहीं थी। जातीय जनगणना को दबा करके रखा जाता था और वो जो है अपने राजनीतिक के उल्लू सीधा करने के लिए कांग्रेस ने जो है देश में जो है मानो इस बात को छिपा करके रखा। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बना, इसके दिल में उभरा कि नहीं भाई, गरीब युवा लोग जो है वंचित है, यह कैसे उठेगा, इसको हक अधिकार कैसे मिलेगा। तो साथियों, नीतीश कुमार ने 1990-95 से ही इसको जो देखते हैं कि गरीबों के हित में इन्हें आवाज़ उठाया और नीतीश कुमार की बात को जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सुना। आज 30 तारीख को उन्होंने जो घोषणा किया है, पूरे देश में खलबली मच चुका है कि गरीबों के अब अधिकार मिलेगी। साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस और राजद वाले लोग भी कुछ दिन पहले पटना में भी गांधी मैदान में मुसहर भूमिया का रैली किया था, ये अब रैली किया था। हम कहना चाहते हैं कॉन्फ्रेंस में मुसहर भूमिया मान्य जो है राजद और कांग्रेस को नकार दिया है, पुनः उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। अब जो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की राजनीति पर ये दलित और पिछड़ा लोग विश्वास कर चुका है। अब हम लोग जानते हैं कि जातीय जनगणना से जो है हम लोगों को लाभ मिलेगा, गरीब गुरबा को लाभ मिलेगा, इस पर विश्वास है, भरोसा है, धोखा नहीं है। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी भी देश में जातीय व्यवस्था नहीं है। वर्ग व्यवस्था है, काला गोरा है, लेकिन जातीय व्यवस्था हिंदुस्तान में ही है और उस भावना से हम ऊपर भी नहीं उठ सकते हैं और जातीय व्यवस्था को ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कौन जाति कितना संख्या में इस देश में है, आज तक किसी को पता नहीं चला। 1931 ईस्वी में अंग्रेजों ने जातीय जनगणना करवाया था और प्रकाशित किया था। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे नेता लगे रहे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस हुकूमत में जातीय जनगणना को दबा करके रखा गया। सेंसस 10 साल पर होता है, उसमें जाति का भी जनगणना होता है, लेकिन प्रकाशित नहीं किया जाता था। और सर्वप्रथम हमारे समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जातीय व्यवस्था जब इस देश में है तो जातीय गणना होनी चाहिए।
और जो जाति जिस संख्या में है, जिस जाति की संख्या भारी उस जाति को सत्ता में उतना हिस्सेदारी, ये नारा डॉक्टर लोहिया ने दिया। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस पर लगे रहे कि जाति की संख्या उस जाति को मालूम होना चाहिए कि हम किस संख्या में हैं। उस आधार पर बजट बने और उस आधार पर उसका समग्र विकास का रूपरेखा तैयार हो। और देश में पहला राज्य बिहार बना जहां आदरणीय नीतीश कुमार के जाति जनगणना करके और उस अनुरूप आरक्षण देने की भी व्यवस्था की। तो इससे प्रेरित होकर के हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण देश में जातीय जनगणना करने का निर्णय लिया है। मैं इस माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो शुरुआत किया उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक्सेप्ट किया और संपूर्ण देश में जातीय जनगणना होगा, कौन जाति कितना है उस आधार पर आरक्षण होगा और उसका उस हिसाब से उसका तरक्की समृद्धि तय किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया कि जातियों की जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आज़ादी के बाद की गई सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। आज़ादी के बाद यह पहली बार है कि प्रॉपर सही तरीके से जनगणना के साथ जाति जनगणना कराई जा रही है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देते हैं और खास करके हम यहाँ एनडीए के नेतृत्व में जो यहाँ बिहार के जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है उनको भी हम हार्दिक बधाई देते हैं। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह जी के ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की। इस समूह में शामिल केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने 2011 में जनगणना में जाति को शामिल करने का विरोध किया और कहा कि जातियों की गिनती जनगणना में नहीं बल्कि अलग से कराई जाएगी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा जिससे सेक के नाम से जाना जाता है। इस पर 4893.60 करोड़ रुपए खर्च किए गए लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए क्योंकि इनमें 8.19 करोड़ गलतियां पाई गई। 28 जुलाई 2015 को सरकार ने इसके बारे में बताया। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय में केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित है और यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुल राज्यों में यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ है वहीं कुछ अन्य राज्यों में राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने के निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति निर्बाध चलती रहेगी। इस मौके पर कई सारे लोगों ने अपनी बातें रखी। चंदन बागची प्रदेश प्रवक्ता आरएलडी के, चक्रधर ऋषि हम पार्टी के जिलाध्यक्ष सुपौल के, नरेंद्र श्रीवास्तव भाजपा जिलाध्यक्ष सुपौल के, इन सभी लोगों ने अपनी बात
प्रेस के दौरान रखी। सभी ने इसे ऐतिहासिक बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, चौथी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।